मुख्य समाचारों के बाद अब खबरें विस्तार से। जगदलपुर के एक निजी होटल में शुक्रवार को छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन, वन मंत्री केदार कश्यप सहित कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र से लगभग 52,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता दर्ज की गई, जिसमें अकेले सेवा क्षेत्र में और एमएसएमई में करीब 1,000 करोड़ रुपए का निजी निवेश प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य की नई औद्योगिक नीति के केंद्र में बस्तर है। खनिज और प्राकृतिक संपदा से समृद्ध ये इलाका अब तेजी से विकास की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि पहले माओवादी हिंसा ने बस्तर को विकास से वंचित रखा था, लेकिन अब ये क्षेत्र निवेश का स्वर्णिम अध्याय लिखने की तैयारी कर रहा है। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि मार्च 2026 तक माओवाद की बची खुची निशानियां भी समाप्त हो जाएंगी और बस्तर नक्सल मुक्त हो जाएगा। इससे हजारों लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बहादुर जवानों और बस्तर वासियों के साहस और संकल्प से आज बस्तर नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। हम लोगों को सरकार में आए हुए 20 महीने हुए और हमारे जो मंत्री उनकी पूरी टीम एक नई उद्योग नीति लाई है। उद्योग नीति वर्ष 2024-30 और लोग मेहनत करके उन्हें बनाया है और इसकी सराहना पूरे देश और विदेश में हो रही है। और नई उद्योग नीति लाने के बाद हम लोग रायपुर में, दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलुरु में और अभी विदेश में जापान के 2 जगह टोक्यो और ओसाका और साउथ कोरिया के सियोल में इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन किए थे। और आज उसके बाद यहाँ जगदलपुर में इन्वेस्टर कनेक्ट बस्तर का आयोजन किया गया है। इसमें आज 52,000 करोड़ के मतलब निवेश प्रस्ताव पास हुए हैं और नए उद्योग नीति में बस्तर विशेष फोकस किया गया है। बस्तर को सरगुजा को दोनों जगह जनजातीय मुक्ता भी है और बस्तर वर्षों से नक्सलवाद के कारण विकास से काफ़ी पीछे रहा है। लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और यशस्वी मुख्यमंत्री जी उनका संकल्प है आने वाले साल 31 मार्च 2026 को समाप्त करना। और आप सब लोग भी इस बात से सहमत होंगे कि इस जी के साथ की सरकार के कारण हमारे देश सुरक्षा बल के जवान नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं। लगातार ऑपरेशन से सफलता मिल रही है। बड़े बड़े नक्सली निकलाई हो रहे हैं। उनका संकल्प पूरा होगा और एक शांति स्थापित होगी तो हम लोगों को विकास के तरीके से बहुत आगे इसको बढ़ना है। और इसीलिए भी आज का ये इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन था। इसमें बहुत सारे उद्योग, छोटे छोटे उद्योग, यहाँ राइस मिल लगेगी, यहाँ पर गोडाउन बनेगा, यहाँ पर आपका कोल्ड स्टोर बनेगा, यहाँ होटल बनेंगे, रिसोर्ट बनेगा, अस्पताल खुलेंगे। ये सब सारे छोटे छोटे उद्योग 1.5 करोड़, 2 करोड़, 50 करोड़ तक के कामों का आज यहाँ पर एमओयू प्राप्त हुआ है और सब्सिडी शासन से मिली। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के मैनपुर थाना क्षेत्र के जंगलों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच दिन भर चली मुठभेड़ में 10 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। इनमें नक्सली संगठन का बड़ा कैडर और 1 करोड़ का इनामी नक्सली सीसी मेंबर मनोज उर्फ माडेम बाल कृष्णन उर्फ बालन्ना भी शामिल बताया जा रहा है। मारे गए नक्सलियों में कई अन्य वरिष्ठ कैडर होने की संभावना भी जताई जा रही है। मुठभेड़ की पुष्टि गरियाबंद एसपी निखिल राखेचा ने की है। उन्होंने बताया कि अभियान जारी है और विस्तृत जानकारी ऑपरेशन खत्म होने के बाद साझा की जाएगी। वहीं रायपुर रेंज के आईजी अमरेश मिश्रा ने बताया कि मैनपुर इलाके में सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम नक्सल विरोधी अभियान पर थी, तभी जंगल में नक्सलियों से आमना सामना हो गया। इसके बाद दोनों तरफ से जबरदस्त गोलीबारी शुरू हो गई, जो रुक रुक कर देर तक चलती रही। इस अभियान में एसटीएफ, कोबरा और राज्य पुलिस बल शामिल थे। अधिकारियों के मुताबिक अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कम से कम 10 नक्सली मारे गए हैं। हालांकि संख्या और अन्य विवरण की आधिकारिक पुष्टि ऑपरेशन समाप्त होने के बाद ही की जा सकेगी। जानकारी के अनुसार मारा गया नक्सली बालकृष्णन करीब 58 वर्ष का था और मूल रूप से तेलंगाना के वारंगल जिले का रहने वाला था। ये लंबे समय से नक्सल आंदोलन का अहम चेहरा माना जा रहा था
और संगठन में उच्च पद पर सक्रिय था। इस बड़ी सफलता को सुरक्षा बलों की नक्सल उन्मूलन रणनीति में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। गरियाबंद जिले में लंबे समय से नक्सली गतिविधियां सक्रिय रही हैं और ऐसे में इस मुठभेड़ में नक्सलियों का मारा जाना एक अहम कामयाबी माना जा रहा है। गरियाबंद जिले में पुलिस और सुरक्षा बलों को एक बार फिर बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। इस बार गुरुवार को जो है 11 सितंबर गुरुवार को मैनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मटाल पहाड़ियों पर 10 नक्सलियों को मुठभेड़ में मारे जाने की जो सूचना प्राप्त हुई थी वो पुख्ता हो गई है। एडीजे नक्सल ऑपरेशन विवेकानंद सिन्हा जी ने आज इस मामले में प्रेस वार्ता की और पूरी जानकारी दी है। इस मुठभेड़ में मोडेम बालकृष्णा उर्फ मनोज, जिसे ओडिशा स्टेट कमेटी का सचिव था, उसके मारे जाने की सूचना प्राप्त हुई है। इसके अलावा 9 और माओवादी उसके जो साथी वो मारे गए हैं। बताया जा रहा है कि मोडेम बालकृष्णन के सुरक्षा गार्ड ने अगस्त माह में यहाँ सरेंडर कर दिया था, गरियाबंद जिले में सरेंडर किया था कैलाश ने। उसी की सूचना पर और उसी की बताई गई जानकारी के आधार पर मोडेम बालकृष्णन की एक्टिविटी पे निगाह रखी जा रही थी और नज़र रखी जा रही थी, जिसके आधार पर सूचना प्राप्त हुई। 10 सितंबर को वरिष्ठ अधिकारियों, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत पुलिस की सुरक्षा बलों की टीम यहां से रवाना हुई थी। 11 सितंबर को लगातार सर्चिंग ऑपरेशन के बाद 11 सितंबर को राजा डेरा मटाल पहाड़ियों के आसपास नक्सलियों ने पुलिस और सुरक्षा बलों की उपस्थिति को जानकर उन पर फायरिंग की, जिसके जवाबी कार्रवाई में 10 माओवादी मारे गए। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ 11 सितंबर गुरुवार को दिन भर चलती रही। आज मारे गए 10 माओवादियों का शव जिला मुख्यालय लाया गया है। इस मामले में नक्सल ऑपरेशन एडीजे विवेकानंद सिन्हा जी ने और आईजी अमरेश मिश्रा, एसपी निखिल राकेचा आदि की उपस्थिति में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई है। गरियाबंद से ऑन टीवी के लिए मैं किरीट ठक्कर। एक ओर बिलासपुर पुलिस जिले में नशे के खिलाफ विशेष अभियान चला रही है और वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध शराब और अवैध नशे का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा। जिले के सीपत थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चौथी की महिलाएं सामूहिक रूप से बिलासपुर एसपी कार्यालय पहुंची और गांव में चल रही अवैध गतिविधियों की शिकायत दर्ज करवाई। महिलाओं ने बताया कि सोती गांव में अवैध शराब और गांजे की खुलेआम बिक्री हो रही है। उनका कहना था कि शराब और नशे की लत इतनी बढ़ गई है कि कई लोग घर का चावल तक बेचकर शराब खरीद रहे हैं। स्थिति यह है कि नशेड़ी लोग नशे की हालत में महिलाओं से अभद्रता भी करते हैं, जिससे गांव का माहौल बिगड़ रहा है। महिलाओं का आरोप है कि अवैध महुआ शराब का कारोबार लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण खुद कई बार ऐसे कारोबारियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर चुके हैं और कई बार कार्रवाई भी हुई है, लेकिन इसके बावजूद गांव में शराब बिक्री पर पूरी तरह रोक नहीं लग पाई है। महिलाओं ने चिंता जताई कि नशे का कारोबार अगर इतना फैल गया है तो अब बच्चे भी इसकी चपेट में आने लगे हैं। एसपी कार्यालय पहुंची महिलाओं ने न सिर्फ कार्रवाई की मांग की, बल्कि खुद को महिला कमांडो टीम में शामिल करने के लिए भी आवेदन दिया। हमन यहाँ अवैध रूप से जो शराब, दारू, गांजा बेचात है ओला बंद कराए के लिए आए हैं। कलेक्टर ऑफिस में ज्ञापन सौंपे आए हैं कि गांव-गांव में अवैध रूप से जो गांजा बेचात है, दारू पियत है, जेकर से महिला मन ला हमन बहुत प्रताड़ित होत हन। रोज हर घर लड़ाई झगड़ा होते शराब के कारण। हर घर और छोटे-छोटे जो बच्चा है वहू मन है एमा के शिकार बन जाते। स्कूल ला पढ़ाई लिखाई ला छोड़ के सब शराब और गांजा में ही पिए में सब हो जाते। तो एकर वजह से हम परेशान होके सब महिला कलेक्टर ऑफिस पहले तो थाना गए हैं, सीपत थाना, फिर सीपत थाना से भी हमला आश्वासन मिली से, सहायता भी मिली से पुलिस मन के करा। लेकिन हमन यहाँ भी आए हैं कलेक्टर ऑफिस में आए तो कलेक्टर साहब भी मन करा भेंट करे हैं तो मन भी आश्वासन दी से कि ठीक है, ठीक हो जाही, आप मन के मांग किए जाही, बात के सम्मान किए जाही करके साहब भी बोली से। एसपीआई भी ऑफिस गए रहे हैं तो वो ज्ञापन दिए हैं और बाकी सब ठीक हो जाही बोली से। लक्ष्मी वस्त्रकार, ग्राम पंचायत सोठी से। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से नशे के कारोबार पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई सामने आई है।
मोहन नगर पुलिस ने दबिश देकर भारी मात्रा में हेरोइन जब्त की है, जिसे स्थानीय भाषा में चिट्टा कहा जाता है। पुलिस ने कार सवार 6 युवकों से करीब 246 ग्राम हेरोइन पकड़ी है, जिसकी कीमत लगभग 25 लाख रुपए बताई जा रही है। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। जानकारी के मुताबिक मोहन नगर पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि इलाके में नशे की बड़ी खेप पहुंचने वाली है। सूचना पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की और संदिग्ध वाहन को रोककर जांच की। तलाशी में कार से चिट्टा बरामद हुआ। पुलिस ने मौके से 6 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। दुर्ग एसपी सुखनंदन राठौर ने बताया कि इस जब्ती से नशे के नेटवर्क को बड़ा झटका लगेगा। वहीं पुलिस ये भी जांच कर रही है कि ये खेप कहां से लाई गई थी और किसे सप्लाई की जानी थी। हालांकि इस पूरे मामले में चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस की गिरफ्त में आया मुख्य सरगना थाने से फरार हो गया। उसकी तलाश में पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मोहन नगर थाना क्षेत्र में मुखबिर के आधार पर कल एक गाड़ी को रोका गया और उसमें 6 सवार लोगों की जब तलाशी ली गई तो उनके पास रखे एक बैग से 246 ग्राम लगभग 25 लाख रुपए का हेरोइन चिट्टा बरामद किया गया। 6 आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर माननीय न्यायालय में पेश कर जेल दाखिल किया गया है और उसमें जो एंड टू एंड उसका विवेचना किया जा रहा है, कहाँ से लाए, किसको बेचने वाले थे, वो सारी जानकारी जुटाई जा रही है। सर ऐसी भी खबरें आ रही है कि मुख्य आरोपी थाना परिसर का है, क्या पूरा एक और अन्य आरोपी था जो पूछताछ हिरासत में लिए थे उसको, और पुलिस अभिरक्षा में रह करके उसने पुलिस को चकमा दे करके वहां से भाग निकला। रायगढ़ जिले के खरसिया थाना क्षेत्र के एक गांव के राजीव नगर मोहल्ले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक ही परिवार के 4 सदस्यों की हत्या करके उनके शव घर के पिछवाड़े में बने खाद के गड्ढे में दफना दिए गए। मृतकों की पहचान बुधराम उराव, उनकी पत्नी सहोदरा उराव, 12 वर्षीय बेटा अरविंद और 3 वर्षीय बेटी शिवांगी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार पिछले 2 दिनों से बुधराम का घर बंद था, जिससे पड़ोसियों को संदेह हुआ। शुक्रवार सुबह जब घर से बदबू आने लगी और दरवाजा बंद मिला तो ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक की टीम ने घर की तलाशी ली। तलाशी के दौरान कमरे में खून के छींटे और खुदी हुई जमीन देखकर पुलिस को हत्या का अंदेशा हुआ। इसके बाद जब घर के पीछे खाद के गड्ढे की खुदाई की गई तो उसमें 4 शव बरामद हुए। रायगढ़ एसपी दिव्यांग कुमार पटेल भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल की करीबी से जानकारी ली। पुलिस ने पूरे घर और आसपास के इलाके को सील कर दिया है। इस दौरान घर की बड़ी बेटी 15 वर्षीय शिवानी सुरक्षित पाई गई, क्योंकि वो पढ़ाई के लिए घर से बाहर रहती थी। मामला क्या पूरा मामला है? थाना खरसिया में आज सुबह हमारे पास सूचना आई थी कि एक घर में खून के धब्बे वगैरह दिख रहे हैं। उसके आधार पे पूरी थाना टीम यहाँ पे पहुंची। तब पता चला कि एक परिवार के पति पत्नी, उनका बेटा और बेटी, 4 लोगों की हत्या हुई है। घर के अंदर उनकी हत्या की गई थी और उनके शव को घर के पीछे बाड़ी में छुपाया गया था। टंगिया से उनकी हत्या की गई है और पूरी हमारी पुलिस टीम, एफएसएल टीम, डॉग स्क्वाड पूरी मौके पे है और पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। जैसे हमारे पास कुछ एविडेंस या कुछ और जानकारी आएगी हम आपको बताएंगे। सर कितना दिन पुराना लग रहा है? इनको मंगलवार शाम को करीब उनके एक रिश्तेदार उनके घर आए थे, तो मंगलवार शाम को उनसे मिले थे और उसके बाद क्या-क्या वो हुआ उसके संबंध में अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। कारण पता चल रहा है? अभी पूरा जांच जारी है। अभी जो एविडेंस मिलेगा उस हिसाब से आपको ब्रीफ सर करेंगे। कैसे पता चला? सर गाँव वालों के लोग भी हमको बताए थे कि भाई इस प्रकार की घर में खून के धब्बे वगैरह दिख रहे हैं, तो आप आके जांच करिए। सर हत्यारों की कितनी संख्या हो सकती है? पूरे मामले में अभी जांच जारी है। अभी कोई एविडेंस हम लोग जो इकट्ठा कर रहे हैं उसके आधार पे ब्रीफ करेंगे। केंद्र सरकार द्वारा किए गए जीएसटी सुधारों को लेकर रायगढ़ भाजपा जिला कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस मौके पर छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण यानी क्रेडा के अध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जीएसटी सुधार एक क्रांतिकारी और ऐतिहासिक फैसला है, जिसका लाभ सीधे आम जनता को मिलेगा। भूपेंद्र सवन्नी ने बताया कि जीएसटी काउंसिल द्वारा दरों में बड़े बदलाव किए गए हैं। कई आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी दरों को कम किया गया है, वहीं कुछ पर इसे शून्य कर दिया गया है। इससे लोगों के लिए घर बनाना और रोजमर्रा का जीवन चलाना आसान हो जाएगा। जानकारी के अनुसार नए जीएसटी रेट 22 सितंबर यानी सोमवार से लागू हो जाएंगे।
पहले जहां 5%, 12%, 18% और 28% की दरें लागू थीं, अब उन्हें घटाकर केवल 5 और 18% कर दिया गया है। वहीं लग्जरी और हानिकारक वस्तुओं पर पहले 28% टैक्स लगाया जाता था, जिसे बढ़ाकर अब 40% कर दिया गया है। इसे सरकार ने न्यू जनरेशन रिफॉर्म का नाम दिया है। भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 15 अगस्त 2025 को लाल किले के प्राचीर से यह घोषणा की गई थी कि आने वाले समय पर बहुत ही शीघ्र जीएसटी की दरों पर सुधार किया जाएगा, जिससे आने वाली पीढ़ी को लाभ होगा। और मात्र 20 दिनों के अंदर ही जीएसटी काउंसिलिंग के द्वारा जीएसटी के विषय को लेकर ऐतिहासिक निर्णय किया गया। दरों पर बहुत सारा संशोधन किया गया, दरों में सुधार किया गया, और जिससे आम आदमी का घर बनाना और घर चलाना भी आसान हुआ है। और इस निर्णय से जहां हमारे छोटे उद्यमियों को भी लाभ होगा, आम जनता को भी लाभ होगा। और जिस प्रकार की स्लैब की दरें बहुत जगह शून्य की गई है, स्वास्थ्य बीमा को पूरी तरह से शून्य कर दिया गया, जीवन बीमा में हमारा जीएसटी शून्य कर दिया गया, शैक्षिक क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ों पर हमारा जीएसटी शून्य कर दिया गया, कृषि के क्षेत्र में हमारा जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया। और इस प्रकार से रोज़मर्रा की चीज़ों पर भी जो जीएसटी की दरें थी वो 5% बहुत सारी चीज़ों पर कर दी गई। मतलब कुल 4 स्लैब की जगह अब 2 स्लैब इस देश पर होंगे। इस ऐतिहासिक निर्णय का हम स्वागत अभिनंदन करते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ में आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो आर्थिक सुधारों का जो कार्य चल रहा है और उस बेहतर प्रबंधन के लिए हमारे वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने जो प्रयास किया और जिसके कारण हमको प्रोत्साहन राशि भी 6,200 करोड़ रुपए प्राप्त हुई, उसके लिए भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी का, ओपी चौधरी जी का भी हम आभार व्यक्त करते हैं। और साथ ही साथ जिस तेज़ी से हमारे करदाता बढ़े हैं और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का मानना भी है कि हमारे कर कम होना चाहिए, करदाताओं की संख्या बढ़नी चाहिए। और 2017 तक मात्र ये 66.5 लाख करदाताओं की संख्या थी, आज 2025 में 1,51,00,000 की संख्या हो गई है। और जीएसटी के हमारे संग्रह में भी रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि हुई है। इसी वर्ष लगभग 22 लाख करोड़ रुपए से अधिक की जीएसटी संग्रह हुई है, जो पिछले 4 वर्षों की तुलना में 2 गुना है। और निश्चित रूप से इसका आने वाले समय पर जो जीएसटी की दरों पर सुधार हुआ है, आम जनता को, आप सभी को लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। टैरिफ काट को सिर्फ पब्लिक को बचाने के लिए आप लोगों ने जीएसटी की दरें कम की हैं। देखिए, ये विपक्ष के द्वारा बहुत ही बचकाना वक्तव्य है। कोई भी योजना रचना बनती है तो बहुत समय से प्लानिंग प्रारंभ हो जाती है और लगभग 1 से 1.5 वर्ष पूर्व ही जीएसटी के सुधारों को, स्लैब के सुधारों को लेकर इस पर कार्य योजना शुरू हुई थी और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इसकी विधिवत रूप से घोषणा हुई। आयुष्मान कार्ड की बात आपने की, आयुष्मान कार्ड में हॉस्पिटलों को अभी तक बिल का पेमेंट नहीं हो रहा है, जिसके कारण हॉस्पिटल वाले लोग हम आयुष्मान कार्ड से इलाज करना बंद करने वाले हैं। तो पेमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है? आप अपनी जानकारी पुष्ट कर लीजिए। मेरी जानकारी में बहुत सारी पेमेंट लगातार हो रही है, बहुत अच्छे से काम हो रहा है। धन्यवाद। बिलासपुर जिले के ग्राम बेलगहना में उपचार के दौरान एक युवती की मौत हो जाने से परिजन आक्रोशित हो गए। मृतका के भाई दुर्गेश गुप्ता ने गंभीर आरोप लगाते हुए डॉक्टर पर गलत इलाज का मामला उठाया है। उन्होंने मुख्य जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर डॉक्टर श्याम पटेल के खिलाफ जांच कर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। दुर्गेश गुप्ता ने आवेदन में बताया कि उनकी बहन शिखा गुप्ता को 24 अगस्त को अचानक तबीयत बिगड़ने पर गांव के ही डॉक्टर श्याम पटेल के यहां भर्ती करवाया गया था। डॉक्टर ने मरीज को टाइफाइड और अन्य बीमारियों का हवाला देकर दवाइयां दी और इलाज शुरू किया। परिजनों का आरोप है कि कई दिनों तक इलाज के बावजूद मरीज की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ, उल्टे स्थिति लगातार बिगड़ती ही गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि इलाज के नाम पर करीब 50,000 रुपए खर्च किए गए, लेकिन सही इलाज नहीं मिला। जब हालात गंभीर हो गए तो डॉक्टर ने देर रात मरीज को बिलासपुर रेफर कर दिया। परिजन युवती को निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने बताया कि मरीज को बेहद गंभीर हालत में लाया गया और इलाज में काफी देर हो चुकी है। इसके चलते शिखा गुप्ता की मौत हो गई। मैं बेलगहना से आया हूँ। हाँ। मेरी बहन का तबीयत खराब हुआ है। मैं श्याम पटेल डॉक्टर के पास लेके गया हूँ और वो 4-5 दिन इलाज किया है। उसके बाद वो उनसे नहीं संभला है
और हमको समझ में नहीं आया तो हम बिलासपुर लेके आए हैं और यहाँ लाने के बाद उनकी डेथ हो चुकी है और मैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करना चाहता हूँ। इससे पहले भी वो इलाज में गड़बड़ थी? इससे पहले भी वो 4-5 लोग के साथ ऐसा हो चुका है। ठीक है, आप लोग क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? कार्रवाई चाहते हैं। ठीक है, आपका नाम बताइए। दुर्गेश गुप्ता। आज के अंक में बस इतना ही। छत्तीसगढ़ की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।